नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पेपरलेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी इस क्लास में हम मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमें कुल 52 जिलों को कवर करना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आज ग्वालियर संभाग का एक प्रमुख जिला कवर कर रहे हैं, जो कि है गुना जिला। इस वीडियो के अंतर्गत हम गुना जिले के पूरे महत्वपूर्ण तथ्य जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जीके से रिलेटेड या जो क्वेश्चन गुना जिले से संबंधित एग्जाम्स में पूछे गए होंगे या पूछे जाने की संभावना है, वो हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। साथ ही में पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा गुना जिले का। इसके अलावा कुछ प्रमुख एमसीक्यूज हम लास्ट में करेंगे, 20 एमसीक्यूज करेंगे, तो आपको देखना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया हुआ है। इसके अलावा नवीन डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गुना जिले की अगर बात की जाती है, इस जिले का सामान्य ज्ञान हम पूरा कवर करेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, और आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर दें। वहां पर जो भी लिंक डली है उनको एक बार चेकआउट कर लें। साथ ही में पेपरलेस स्टडी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये पेपरलेस स्टडी नाम से क्या मिल जाएगा आपको? टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गुना जिले के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुना जिले की अवस्थिति कहां पर है, गुना जिला आपको मिलता कहां पर है। तो गुना जिले की बात करते हैं तो सबसे पहली अगर बात की जाती है, गुना जिला जो है वो बेसिकली ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ये आप जो ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? ग्वालियर संभाग है, जिसके अंतर्गत मैंने बताया हुआ है कि आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो गुना जिले का क्षेत्रफल मात्र और मात्र गुना जिले का क्षेत्रफल 6390 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका गुना जिला है, इसका क्षेत्रफल है 6390 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाती है तो ये मध्य पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलता है। कहां पर मिलेगा? मध्य पश्चिमी भाग में। जैसे अगर आप देखते हैं कि ये आपका मध्य प्रदेश है, ये कुछ दिशाएं हैं इस प्रकार से, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो ये पार्ट जो बीच का पार्ट है, अगर देखा जाए तो मध्य में पड़ता है गुना जिला। तो हमने कह दिया मध्य, और पश्चिम तरफ है, अगर देखा जाए इस तरफ में से देखा जाए तो ये पश्चिम पार्ट कहलाता है। तो मध्य पश्चिम हमने यहाँ पर इसको कह दिया है। तो मध्य पश्चिमी पार्ट में आपको गुना जिला देखने को मिल जाता है। साथ ही में एक सीमावर्ती जिला है, इसकी सीमा राजस्थान राज्य से टच होती है। कहां से टच होती है? राजस्थान राज्य से टच होती है। इसके अंतर्गत आपको 7 तहसीलें देखने को मिलेंगी, जिनमें गुना, बमोरी, चाचौड़ा, कुंभराज, राघोगढ़, आरोन, मकसूदनगढ़ इत्यादि इत्यादि आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये 7 तहसीलें किसमें है? गुना जिले के अंतर्गत है। और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने? 4 विधानसभा क्षेत्र और 7 तहसीलें हैं, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भाई गुना है, बमोरी है, चाचौड़ा है और राघोगढ़ है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। गुना जिले की सीमा की अगर बात की जाती है तो 5 जिलों से लगती है। अगर देखा जाए कौन कौन से 5 जिले हैं, तो एक जिला है राजगढ़, दूसरा है भोपाल, तीसरा विदिशा, चौथा अशोकनगर और 5वां शिवपुरी। ये 5 जिलों से 5 जिले मध्य प्रदेश के हैं, जिनसे गुना जिले की सीमा टच करती है। इसके अलावा पश्चिम पार्ट में देखा जाए तो यहां पर जो राज्य बनेगा वो बनेगा राजस्थान राज्य। तो यानी कि गुना जो जिला है वो राजस्थान राज्य की सीमा को टच करता है, बाउंड्रीज को टच करने का काम करता है। अब इनमें आप दिशाएं अपने अनुसार अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि गुना जिले के पूर्व में आपको अशोकनगर जिला मिल जाता है। गुना जिले के उत्तर पूर्व में, अगर ये उत्तर है, ये पूर्व है, देख लीजिए, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो गुना जिले के उत्तर पूर्व में आपको शिवपुरी मिल जाता है। गुना जिले के पूर्व दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में आपको विदिशा मिल जाएगा। गुना जिले के दक्षिण में आपको भोपाल मिल जाएगा। गुना जिले के दक्षिण पश्चिम में राजगढ़ जिला मिल जाएगा। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं, दिशाओं का आपको ज्ञान पूरा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, गुना जिले को पूर्व में मालवा व चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि किस जिले को चंबल का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बेसिकली इसका यही शब्द बेसिकली कभी कभी अशोकनगर जिले के लिए भी प्रयोग में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानते हैं, इस फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इस फैक्ट के पीछे कारण क्या रहा है कि इसको चंबल का या फिर मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं आपको भौगोलिक स्थिति में अगर दिखाता हूं, भूगोल की स्थिति से अगर आप जानेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो मैं अभी इतना पार्ट आपको बना रहा हूं, ये जो पार्ट है लगभग जो मैंने ड्रॉ किया है वो मालवा अंचल कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है।
और ये ऊपर का जो पार्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो चंबल कहलाता है। ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जिले कहां पर आएंगे, मालवा अंचल के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आप नीचे की तरफ मतलब दक्षिण तरफ जाते हैं तो आप यहां से क्या है प्रवेश करेंगे, यहां पर दरवाजा है। दरवाजा प्रवेश कहां से करते हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं, किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो क्या है वो प्रवेश द्वार कहलाता है। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी प्रवेश करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या कह दिया गया है कि इसे प्रवेश द्वार कहा गया है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से हम दक्षिण में जाएंगे तो हमें मालवा मिलेगा और उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें चंबल मिल जाएगा, इसलिए प्रवेश द्वार कह दिया गया है। गुना जिले का पुराना नाम ईसागढ़ हुआ करता था। साथ ही में अगर बात की जाती है प्राचीन समय में अवंती साम्राज्य का ये हिस्सा था। किस साम्राज्य का, अवंती साम्राज्य का। यहां पर आपको एक साम्राज्य दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कह रहे हैं अवंती। अवंती की बात करते हैं, ये बहुत प्राचीन समय की बात है जब महाजनपद काल हुआ करता था। कौन सा काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल। और आपको पता होगा अगर इतिहास पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी कि हमारे पास कुल 16 महाजनपदें थी। कितनी, 16 महाजनपद हुआ करती थी। और 16 महाजनपदों में अगर हम बात करते हैं तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलेगा हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। साथ ही में एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको इन जनपदों के बारे में जानकारी मिल जाती है। जनपद की बात करते हैं तो अवंती आपका एक प्रमुख महाजनपद बनता हुआ नजर आता है। और इसमें अगर बात की जाती है तो अवंती को भी 2 पार्ट में बांटा गया था। एक था उत्तरी अवंती, ये भी आपका एमपी जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक था दक्षिणी अवंती, या इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यहां पर राजधानियां भी 2 हुआ करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो थी उज्जैनी, उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी, दक्षिणी अवंती की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। वो बाहुबली वाला माहिष्मती मत समझना इसको, ये माहिष्मती, इसको हम वर्तमान में हम कह सकते हैं महेश्वर। क्या कह सकते हैं, महेश्वर। ठीक है, तो ये राजधानियां हुआ करती थी। यहां पर अगर देखेंगे तो यही पार्ट क्या है, गुना का पार्ट पहले का पार्ट कहलाता। तो अवंती साम्राज्य के अंतर्गत ये आती है। ये 2 क्वेश्चन भी आपके यहां से बन जाएंगे, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या है। अंगुत्तर निकाय से भी एक प्रश्न बन जा सकता है, और कितनी महाजनपदें रही वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक लाइन में आपको काफी सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। क्लियर है। 18वीं शताब्दी में राणोजी सिंधिया ने अधिकार कर सिंधिया रियासत में मिला लिया था। गुना जिले को 18वीं शताब्दी के पास, 18वीं शताब्दी में राणोजी सिंधिया, ये राणोजी सिंधिया है, ये सिंधिया वंश में प्रमुख इन्होंने एक अपना इनका पद रहा, या इनके बारे में कह सकते हैं कि सिंधिया वंश में एक नाम इनका रहा है। इसके बाद अगर इनके बारे में एक फैक्ट और बताऊं एमपी जीके से रिलेटेड, चूंकि राणोजी सिंधिया की बात की जा रही है तो इनका एक इंपॉर्टेंट जो योगदान रहा, तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग। और भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका है महाकालेश्वर जो है, जो कि आपको उज्जैन में देखने को मिलता है, और दूसरा मिलता है ओमकारेश्वर, जो कि आपको कहां पर मिलता है, जो आपको दूसरे जिले खंडवा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर 2 हैं ज्योतिर्लिंग। तो इन्होंने क्या किया था कि महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग था, जो कि आपको पता होगा कि इल्तुतमिश के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, इसका इन्होंने पुनर्निर्माण करवाने का कार्य किया था। पहली बात क्या है, महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य इन्होंने किया, दोबारा से उसको बनवाया। जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था तो महाकाल मंदिर का जो शिवलिंग था उसको छुपा दिया गया था। बाद में इन्होंने उसको पुनर्निर्माण राणोजी सिंधिया जी के द्वारा कराया गया। साथ ही में आपको पता होगा कि सिंहस्थ का मेला, सिंहस्थ जो मेला लगता है, सिंहस्थ का जो कुंभ मेला लगता है, जो बेसिकली अभी 2016 में लगा था, अब 2028 में लगने वाला है। तो ये 2028 में जो मेला लगेगा, तो इस मेले की शुरुआत इनके द्वारा ही करी गई थी। मतलब बीच में बंद हो गया था, इल्तुतमिश के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तो 500 साल बाद, लगभग 500 वर्ष बाद राणोजी सिंधिया के द्वारा ही सिंहस्थ मेले का दोबारा से शुरुआत करी गई थी। तो दोबारा से इन्होंने सिंहस्थ मेला भी शुरू करवाया और दोबारा से इन्होंने महाकाल मंदिर का निर्माण भी कराया। तो आई थिंक ये, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आई थिंक कि शायद ही आपको ये जानकारी पता थी। अगर आपको नहीं पता थी और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप वीडियो में इतने मगन हो जाते हैं, वीडियो में इतना डाटा मिलता है कि खो जाते हैं, तो वीडियो को लाइक नहीं कर पाते। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। चलिए आगे और बढ़ते हैं और बात करते हैं 1895 से पूर्व अहिरवाड़ा की राजधानी ईसागढ़ में ही गुना एक छोटा सा गांव था। गुना एक छोटा सा गांव था, कहां पर, अहिरवाड़ा की राजधानी ईसागढ़ में। तो ईसागढ़ में ही गुना था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 मई 1948 को गुना मध्य प्रांत राज्य का हिस्सा बना और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही थी तब गुना जिला मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। तो गुना जिला फाइनली कब बना है? तो फाइनली जो गुना जिला बना है वो 1 नवंबर 1956 को बना है, जब आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। गुना जिले की अगर बात की जाती है तो वर्तमान मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो गुना में ही है और ये 5 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1922 में, 5 नवंबर 1922 डेट याद रख सकते हैं। साथ ही में 2003, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, सन 2003 में गुना जिले से अलग करके अशोकनगर जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया है? गुना जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया जो है अशोकनगर जिला। तो गुना जिला काफी बड़ा था, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो उसको तोड़कर 2 जिलों में बनाया गया, तो अशोकनगर जिला एक अलग बन गया था यहां से। गुना के विजयपुर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि भू उपग्रह दूर संचार उपग्रह केंद्र आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भू उपग्रह है, दूर संचार उपग्रह केंद्र आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। दूर संचार की अगर बात की जाती है तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनता हुआ नजर आता है। तो गुना के विजयपुर में ये दूर संचार उपग्रह केंद्र है। तो ये उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में जो है घूमते रहते हैं और इन का जो सेंटर अगर हम कहें केंद्र कहां पर है तो केंद्र अगर मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में आपको इनका केंद्र मिल जाता है। यहां से इसको डेटा में वगैरह कलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उससे क्या सिग्नल आ रहे हैं क्या नहीं आ रहा है उनके बारे में यहां पर सेंटर या केंद्र बना हुआ है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहां पर पूछना चाहता हूं और अगर आपको उस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से बताता हूं आपको, तो आपको बताना है कि सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह कौन सा था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, एमपी जीके का नहीं है, सबसे पहला, लेकिन आपको तो सब पढ़ना है। सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। अगर कहें तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं दूंगा, कहें तो ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, मैं ऑप्शन इस तरफ लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसका कमेंट करना है, चाहे आपको आंसर पता हो नहीं पता हो, कमेंट जरूर करना है। तुक्का लगा के देख लो, कहीं सही निकल जाए। मैं आपको कमेंट, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। आर्यभट्ट है, भास्कर प्रथम है, आप मान लीजिए एप्पल मान लीजिए, और चौथा आप मान लीजिए चंद्रयान मान लीजिए, ठीक है, चंद्रयान प्रथम मान लीजिए, द्वितीय मत मानिए, ठीक है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह कौन सा है, क्योंकि ये दूरसंचार उपग्रह केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है गुना में, तो मैंने उसी से संबंधित प्रश्न आपसे एक पूछ लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, गुना जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र है। गुना जिले में मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का आदिवासी शोध संचार केंद्र आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहां पर मैंने काफी सारी जगह पर देखा, तो ये पॉइंट में थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लेना, इस पॉइंट को आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जो देश का पहला आदिवासी जो शोध संचार केंद्र की अगर बात करते हैं तो वो झाबुआ जिले में भी मुझे कई जगह पर देखने को मिला है। किस जिले में? झाबुआ जिले में। तो इस पॉइंट को अगर आप रहने दें तो ठीक है, या फिर इस पॉइंट को एक बार चेकआउट करके मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि कौन सा वाला जाना बेटर है, क्योंकि मैंने पुस्तकों में देखा तो दोनों ये झाबुआ भी दिख रहा है मुझे एक जगह, और एक जगह मुझे गुना जिला भी दिखा है, तो मैंने पॉइंट ले लिया हुआ है, आप कंफर्म करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। गुना जिले में प्रसिद्ध बजरंगगढ़ का किला अवस्थित है, जिसका निर्माण 1775 में मराठा शासकों द्वारा कराया गया था। ये एक प्रमुख किला है, बजरंगगढ़ का किला। यहां पर आप इस किले की तस्वीरें देख सकते हैं, ये बजरंगगढ़ का किला है। इस किले के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। आपने कभी पारस पत्थर का नाम सुना है? पारस पत्थर का काम क्या होता है कि वो अगर लोहे को टच करता है, इसको लोहे को टच करता है, पारस पत्थर का में ऐसा जादू होता है कि लोहे को टच कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? सोना बन जाता है। लोहे को टच करने पर सोना बन जाएगा। तो पारस पत्थर ऐसा मतलब कहा गया है, इसके संबंध में कहा गया है कि भाई इसकी दीवारों में पारस पत्थर छुपा हुआ है, और इस अफवाह के चलते ही मतलब कहा जाता है, और किंवदंतियां चलती हैं, या किसी ने किसी से कह दिया, किसी ने किसी कह दिया, तो ऐसे लोगों को पता चला तो ये आए किले में, किले की दीवारें ही खोद देंगे, कहीं पारस पत्थर हमको मिल गया, लोहे में लगाएंगे और सोना बनाएंगे। मतलब एक तो वो होता है, वो मशीन थी, वो
कि आलू डालो एक तरफ से और सोना निकालो। दूसरी मशीन यहाँ पर भी मतलब मिल सकती थी, तो लोगों ने क्या है कि इसकी किलों की खुदाई कर दी, तो पारस पत्थर के चक्कर में कि लोहा मिल लाएंगे और उस पर टच करेंगे और सोना बन जाएगा। तो इस प्रकार से बात करी गई है। तो ये बंजरगढ़ का किला भी कहां पर मिल जाएगा, आपको गुना जिले में देखने को मिल जाएगा। इस किले के अंदर ही तोपखाना मिलेगा, रंग महल मिलेगा, मोती महल है, राम सीता और लक्ष्मण मंदिर और हनुमान जी का मंदिर भी आपको इसी किले में, बजरंगगढ़ के किले में मिल जाएगा। गुना जिले में एक और प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है राघवगढ़ का किला। राघवगढ़ के किले की बात करते हैं, इस किले का निर्माण लगभग 1673 में करवाया गया था। और अगर आप देखा जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो राघवगढ़ राजघराने का संबंध आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनका गृह नगर है राघवगढ़, और ये एक ऐतिहासिक किला आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट किला है और इसका संबंध राजनीति से भी मान सकते हैं या ऐतिहासिक स्तर से भी आप इसका संबंध मान सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपके लिए कि गुना के विजयपुर से हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन यहीं से होकर गुजरती है। ये एक पाइपलाइन है। अब ये पाइपलाइन करती क्या है, तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा की बात करते हैं तो हजीरा आपको जो पड़ता है वो है गुजरात राज्य में। विजयपुर की बात करते हैं तो वो पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। और विजयपुर कहां पर मिलेगा, विजयपुर है मध्य प्रदेश के गुना जिले में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जगदीशपुर कहां पर मिलेगा, तो जगदीशपुर की बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये गुना मध्य प्रदेश में है और विजयपुर में है। और हजीरा कहां पर है, ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक पाइपलाइन आई हुई है हजीरा से, यहां से पाइपलाइन चली और यहां से निकलकर ये विजयपुर में ये है, और फिर उससे आगे चलकर यहां पर आपको जगदीशपुर में, यहां पर अगर देखा जाए तो जगदीशपुर में यहां पर ये लाइन पहुंच गई है। तो ये पाइपलाइन है, गुना की विजयपुर से निकलती है। ये पाइपलाइन क्या करती है, इसका काम क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है, ये एक गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। अब ये गैस पाइपलाइन करती क्या है, तो ये गैस पाइपलाइन क्या करती है, जो उर्वरक संयंत्र होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स जो बनाए जाते हैं, उर्वरक, खाद्य उर्वरक जो होते हैं ना, उर्वरक संयंत्र के लिए गैस देने का, गैस की आपूर्ति करने का काम करती है। उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति, गैस देने के लिए इसको बनाया गया है। अब आपूर्ति के लिए कोई ना कोई संस्थान तो होगा, तो किसके द्वारा, तो ये गेल इंडिया के द्वारा, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है गेल, आपने नाम सुना होगा गेल। तो गेल के द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर इसको शुरुआत की गई। तो ये परियोजना 1986 में शुरू हुई थी, 1986 में ये परियोजना शुरू हुई थी और ये आपका हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर कहलाती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HBJ। क्या कहते हैं, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाती है तो गुना के विजयपुर में एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा संचालित खाद की फैक्ट्री भी यहां पर है। तो देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि गैस प्रोवाइड कराई जाती है किसको, तो फर्टिलाइजर्स जो बनाते हैं, जो यूरिया वगैरह बनता है, या तो यूरिया वगैरह की जो बोरी वगैरह आप आते हैं, जो मतलब खेतों में जो डालते हैं, जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उनको बनाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है। और गैस सप्लाई कौन करता है, गेल इंडिया करता है। और उसके लिए क्या है, एक पाइपलाइन है, जैसे हमने HBJ के नाम से जाना। तो गुना के विजयनगर में आपको ये भी नेशनल फर्टिलाइजर्स जो लिमिटेड है वो विजयपुर गुना में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में गुना के विजयपुर में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया की उत्पादन इकाई है। देखिए वही गेल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, तो गेल इंडिया की जो क्या है उत्पादन इकाई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 1984 में गेल भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। तो क्या करती है, गैस उत्खनन करने वाला काम यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा गुना स्थित कुंभराज मंडी धनिया के लिए जानी जाती है। आपने ये धनिया देखा होगा, धनिया पत्ती देखी होगी, सब्जी में डाल के खाते हो, मसाले के रूप में इसका प्रयोग करते हो। तो भाई साहब जो धनिया है उसका उत्पादन की बात की जाती है, गुना में बहुत काफी मात्रा में होता है। और इसकी मंडी की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर एक स्थान है कुंभराज। कुंभराज बेसिकली गुना जिले की एक तहसील है और उस तहसील में क्या मिलता है, मंडी लगती है धनिया के लिए। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि धनिया के लिए मंडी यहां पर लगती है, तो मिर्च के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कहां लगती है, मिर्च उत्पादन या मिर्च की अगर बात करिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी कहां पर लगती है, तो मंडी का नाम बताना है, या किस जिले में लगती है, कौन से स्थान पर लगती है, जो भी जानकारी आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में गुना में एक औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है चैनपुर। क्या है, चैनपुर उस औद्योगिक केंद्र का नाम है।
गुना जिले में एक प्रसिद्ध नृत्य भी किया जाता है जो कि है कार्तिकीया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कार्तिकीया नृत्य है, जो कि महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो कार्तिकीया नृत्य इसे कहा जाता है, विशेष रूप से आपको इसको ध्यान रखना है। साथ ही में गुना जिले के भामावट में तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से मेले का? तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजाजी की एक फोटो है और यहाँ पर तेजाजी का मेला लगा हुआ है। अब यहाँ पर बात करी जाती है ये मेला कब लगाया जाता है, तो भाद्र या जो भादों का माह होता है, भाद्र माह में इस मेले का आयोजन 10वें दिन में किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाती है, ऐसी मान्यता है कि तेजाजी का जो मेला होता है वो सर्पदंश को ठीक करने के लिए किया जाता है। कौन सा? सर्पदंश को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर आपको जानकारी हो तो ऐसा ही जो सर्पदंश की अगर बात की जाती है तो ऐसा ही एक और जगह स्थान है दतिया जिले में, जिसे हम कहते हैं रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। तो दतिया जिले में भी ऐसा ही कुछ होता है जहां सर्पदंश से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको भी ठीक होता है। और वहां पर रतनगढ़ में भी एक मेला लगता है दीपावली की भाई दूज के दिन। कब? दीपावली के समय पर भाई दूज आती है, उस टाइम पर मेला लगता है, या कह सकते हैं वहां पर लोग अपनी श्रद्धा से रतनगढ़ जाते हैं। तो ये क्या है? सर्प है। और सर्पदंश से का जो है इलाज क्या किया जा सकता है या इसको ठीक करने के लिए अनुष्ठान वगैरह यहाँ पर होते हैं। ये भामावद क्या है? एक गांव है। कहां पर है? गुना जिले में। तो गुना जिले के भामावद में ही तेजाजी का मेला लगता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तेजाजी का मेला और अन्य जगह भी लगता है मध्य प्रदेश में। तो किस जगह लगता है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई तेजाजी है, नागाजी है, सिंगाजी है, इनके मेले लगते हैं, तो नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको बता देता हूं कि नागाजी का मेला मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नागाजी का मेला लगता है मुरैना में। कहां पर? मुरैना जिले में लगता है और मुरैना के पोरसा में लगता है। साथ ही में अगर हम तेजाजी की बात करते हैं तो तेजाजी में बता चुका हूं कि तेजाजी आपको गुना जिले के भामावद नाम के गांव में लगता है। और अगर हम सिंगाजी के मेले की बात करते हैं तो सिंगाजी का जो मेला लगता है वो आपको खरगोन नाम के स्थान पर, खरगोन जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिमी निमाड़ जो हम जिसे कह रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कालूजी का मेला या कालूजी महाराज का मेला, अभी यहाँ पर सब में जी लगा है, नागाजी, तेजाजी, सिंगाजी और कालूजी। तो कालूजी महाराज का मेला भी आपको कहां पर लगता है ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गोपी कृष्ण सागर डैम भी आपको गुना जिले में देखने को मिल जाएगा, जो कि पर्यटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुना जिले में सिंध और पार्वती नदी भी देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये गुना जिला है, यहां से गुना जिले की क्या है सीमा रेखा बनती हुई नजर आती है राजस्थान के लिए। और ये जो आप यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं, ये जो नदी है वो बेसिकली पार्वती नदी है। कौन सी नदी है? ये नदी जो दिखती है आपको वो पार्वती नदी है। तो गुना जिले से ही निकलती है, गुना जिले को टच करती है। इसके अलावा यहां से एक नदी निकलती है, इसे हम कहते हैं सिंध नदी। यानी कि गुना का जो इधर से अगर बात की जाती है तो ये नदी सिंध नदी है और ये नदी पार्वती नदी है, बीच में गुना है। इस तरफ से सिंध निकलेगी, इस तरफ से क्या निकलेगी? पार्वती नदी निकलेगी। तो दोनों नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। पार्वती नदी राजस्थान और गुना जिले की सीमा बनाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीमा पर बनती है, तो एक प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से एक सीमा बनाती है किसकी? गुना और राजस्थान राज्य की। सिंध नदी जो है गुना और अशोकनगर के बीच में से होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए अगर देखा जाए तो सिंध नदी जो है आपकी सिंध नदी की अगर देखा जाए तो यहां से सिरौन से निकलती है और विदिशा सिरौन से निकलते हुए ये ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर दिशा में, किस दिशा में बह रही है इसकी अगर बात की जाती है तो ये ऊपर जा रही है, यानी कि उत्तर दिशा में बह रही है। किस दिशा में बह रही है? उत्तर दिशा में। नदियों की अगर बात की जाती है, नदियों की आपके लिए अलग से डिटेल क्लास जरूर आएगी। नदियों की क्लास की बात करें वो हम बाद में देंगे, लेकिन नदियां अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक नदियां जो हैं, पहली बात तो पहला पॉइंट ये है कि एक नदी दूसरे नदी में ही मिलती है। ज्यादातर नदियों की अगर बात की जाती है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो, नर्मदा ताप्ती को छोड़कर बाकी अधिकांशता नदी एक दूसरे में मिल जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अधिकांशता जो नदी है वो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। कौन सी दिशा में? या तो उत्तर में बहेगी या उत्तर पूर्व में बहेगी। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा आप मान सकते हैं। 2 पॉइंट और कवर हो गए। इसके अलावा अगर बात करी जाती है तो गुना और अशोकनगर के बीच में उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गुना जिला की सीमा है, ये अशोकनगर जिला है और ये गुना जिला है। तो ये यहाँ से नदी निकलती है और ये सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। गुना जिले से एक इंपॉर्टेंट पत्रिका निकलती है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या आपको मध्य प्रदेश की सभी पत्रिकाओं की क्लास चाहिए है क्या? मध्य प्रदेश के सभी
जिलों की पत्रिकाओं की क्लास चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो वीर अभिमन्यु जो है एक पत्रिका है जो कि गुना जिले से प्रकाशित होती है। कहां से? गुना जिले से प्रकाशित होती है। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, प्रवेश द्वार है, और किसी भी प्रवेश द्वार पर कोई ना कोई, अगर आप देखें राजा महाराजा के समय पर, तो प्रवेश द्वार पर क्या खड़े रहते थे? प्रहरी खड़े होते थे। जो प्रहरी होते थे जो रक्षा करने के लिए खड़े होते थे, किले की रक्षा करने के लिए या किसी कक्ष की रक्षा करने के लिए। तो भाई जब कक्ष की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा वैसा आदमी तो खड़ा नहीं होगा, कोई वीर आदमी खड़ा होगा ना। तो वीर अभिमन्यु प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ है, तो वीर अभिमन्यु क्या हो जाएगा? गुना से प्रकाशित पत्रिका हो जाएगी। गुना जिले से नेशनल हाईवे नंबर 3 निकलता है, ये भी याद रखना। हो सकता है नेशनल हाईवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आ जाए। गुना जिले में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काली मिट्टी जो निकलती है वो लावा से निकलती है। इसके अलावा गुना जिले में 20 भुजा का प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक दुर्गा जी की मूर्ति है जहां पर 20 हाथों वाली प्रतिमा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा हनुमान टेकरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हनुमान टेकरी आपको गुना जिले में मिलती है। 20 भुजा देवी हनुमान मंदिर कैंट, जैनगढ़, राम जानकी मंदिर बमोरी, खैरौदा मंदिर बमोरी, कंकाली मंदिर बमोरी। इसके अलावा क्राइस्ट द किंग चर्च यहाँ पर मिलेगा। निहाल देवी मंदिर, टूका श्री हनुमान मंदिर राघवगढ़ में है। प्राचीन गादेर गुफा, चार धाम जामनेर, मल्हारगढ़ और बजरंगगढ़ का किला, दोयला बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, दोयला बावड़ी को याद रखना। बिरभू श्री दुर्गा मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बाबा फरीद की मजार भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही में गोपी कृष्ण बांध भी यहाँ पर आपको गुना जिले में देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक कि मैंने प्रयास किया हुआ है कि पूरा गुना जिला आपका कवर हो जाए। अब हम गुना जिले से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, तो आप एकदम तैयार रहिए। 20 एमसीक्यू हम करेंगे, और आपको फिर कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आपने 10-15 मिनट या 20 मिनट कोई वीडियो देखी है तो उसमें से कुछ सीखा है, कुछ रिटर्न पाया है या नहीं पाया, आपने कुछ समय इन्वेस्ट किया है तो उसमें से कुछ आपको रिटर्न मिला कि नहीं मिला, तो वो भी यहाँ पर आपका सार्थक होता हुआ आपको भी लगता होगा कि जब आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर क्या करते हैं, आपको रिटर्न मिलता है कि 20 में से 20 नंबर सही आ रहा है, 20 में से 19 नंबर सही आ रहा है, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। भाई साहब मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं कि मैं बार बार तुमसे ऐसा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाने को बोलूं, लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। देख लेते हो वीडियो, पूरी देखते हो ये भी मुझे पता है, और उसके बाद फिर ये हाल कर देते हो, मतलब क्या ही बताएं। चलिए ठीक है, तो गुना जिले के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुना जिले का क्षेत्रफल कितना है ये आपको देखना है। 63, 90, 73, 90, 83, 90 और 93, 90। प्रश्न की अगर बात करते हैं, प्रश्न बड़ा ही सरल है। सबसे पहले मैंने यही बताया था, तो आपका जो सही आंसर है वो है 63, 90 वर्ग किलोमीटर। गुना जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो गुना जिला जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। गुना जिले में कौन सी नदी बहती है? तो मैं आपको बता चुका हूं, गुना जिले से आपको 2 नदियां बहती हुई नजर आ जाती हैं। तो यहां पर पार्वती नदी और सिंध नदी 2 नदियां आपको देखने को मिलती है, तो पार्वती एकदम सही आंसर बनता हुआ यहां का नजर आ जाएगा। वर्ष 2003 में गुना जिले से अलग कर कौन सा जिला बनाया गया था? तो वर्ष 2003 में गुना जिले से अलग करके जो है अशोकनगर जिले को बनाया गया था। कौन से जिले को? अशोकनगर जिले को 2003 में बनाया गया है। साथ ही में गुना जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो गुना जिले की जो सीमा है वो बेसिकली राजस्थान राज्य से आपको देखने को मिल जाएगी। गुना जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं इसकी अगर हम बात करते हैं, तो गुना जिले में कुल 7 तहसीलें आपको बनती हुई नजर आती हैं। साथ ही में गुना जिले की सीमा मध्य प्रदेश के कितने अन्य जिलों से लगती है? तो गुना जिले की जो सीमा लगती है अन्य जिलों से वो है 5 जिले, इनसे सीमा लगती है। गुना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र शामिल है? तो गुना जिले की अगर बात की जाती है तो 4 विधानसभा क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। किस जिले की सीमा गुना जिले को नहीं छूती है? तो कौन सा जिला है ऐसा है जिसकी सीमा गुना जिले को टच नहीं करती? राजगढ़, भोपाल, सागर या अशोकनगर? तो सही जो उत्तर है वो है सागर, क्योंकि सागर की सीमा को गुना जिले की सीमा टच नहीं करती है। गुना जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि गुना जिले में जो है तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। सर्पदंश का निवारण अनुष्ठान यहां पर हो जाता है। गुना जिले में कौन सा संचार केंद्र है? कौन सा है? तो आदिवासी शोध संचार केंद्र यहां पर आप देख सकते हैं। इसको एक बार आप कंफर्म करके मुझे बता भी सकते हैं।
गुना जिले में स्थित किले का नाम बताना है तो असीरगढ़ का किला है, सबलगढ़ का किला है, बजरंगगढ़ का किला है और अजयगढ़ का किला है। सही जो उत्तर है वो है बजरंगगढ़ का किला। आप कमेंट करके हमें असीरगढ़ का किला और अजयगढ़ के किले के बारे में भी बता सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि सबलगढ़ का किला कहाँ है, आपने एकदम सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया हुआ था। अब बताना है असीरगढ़ का किला और अजयगढ़ का किला कहाँ कहाँ पर स्थित है। गुना जिले की कुंभराज मंडी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुंभराज जो मंडी है, तहसील है, वो किस के लिए प्रसिद्ध है? तो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुना जिले में कौन सा डैम स्थित है? तो गोपी कृष्ण सागर डैम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। गुना जिले में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा संचालित खाद की फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो ये विजयपुर में आपको देखने को मिल जाएगी। गुना जिले में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है? तो नृत्य किया जाता है कार्तिकीय नृत्य, और ये इंपॉर्टेंट नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुना जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो गुना जिले में आपको देखने को मिल जाएगा 20 भुजा मंदिर, जो कि एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसमें देवी की 20 भुजाएं दिखेगी। गुना जिले में कौन सी पाइपलाइन गुजरती है? तो गुना जिले में से गुजरने वाली जो पाइपलाइन है वो है HBJ पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन? HBJ पाइपलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुना जिले को क्या कहा जाता है? तो गुना जिले को कहा जाता है मालवा का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। गुना जिले में कौन सा किला स्थित है? तो गुना जिले में अगर बात की जाती है तो राघवगढ़ का किला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया। आपने 20 क्वेश्चंस देखे, मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके आंसर आपको कमेंट करने हैं। 20 प्रश्न में से आपने कितना स्कोर किया, वो स्कोर आपको बताना है कि हमने भाई साहब सर इतना स्कोर किया है। इतने स्कोर में से क्वेश्चन 20 में से हमारे 18 नंबर सही रहे हैं या 19 सही रहे हैं या 10 सही रहे हैं, जितने भी रही हैं बेहिचक आप बताइएगा। इसके अलावा जो पीडीएफ है, गुना जिले की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ का पासवर्ड है GUNA, ये स्मॉल लेटर में है, 2003। क्या है? गुना 2003। ठीक है, ये पीडीएफ का पासवर्ड है। आप पासवर्ड से पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि सिर्फ मैं उन लोगों के लिए ही पीडीएफ उपलब्ध कराऊं जो वीडियो को अंत तक देखते हैं और एक ऐसे सिंसियर स्टूडेंट है जो लगातार वीडियोस देखते हैं और वो रिवीजन करना चाहते हैं, उसके लिए उनको पीडीएफ चाहिए होती है। पीडीएफ चाहिए है तो आप अपने पास पासवर्ड लिख के रख लीजिए कि गुना 2003 इसका पासवर्ड है, और इस पासवर्ड से आप कभी भी पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। गुना 2003 में सारे के सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर हैं। ठीक है, कैसे लेटर हैं? स्मॉल लेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है आपकी। वीडियो को आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी लिंक ही शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का मतलब ये है कि आप उनको बता भी सकते हैं कि पेपरलेस स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहां पर इस प्रकार से वीडियोस मिल रही हैं जो कि जिलेवार अध्ययन करा रहे हैं। साथ ही में आगामी समय में आपको काफी सारी फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम परफेक्ट डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, तो इनको ज्वाइन कीजिए। साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इसके अलावा मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम नीकरा, वर्तमान में राजस्व विभाग में पदस्थ हूँ और समय मिलते ही आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्री समय में बनाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा है शिवम_नीकरा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो है फाइनल सिलेक्शन लेकर आज वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। इसके अलावा पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। वो क्यों ज्वाइन करनी है? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ ही करनी है। यानी कि बेस्ट टेस्ट सीरीज का नाम क्या है? तो बेस्ट टेस्ट सीरीज मतलब पेपरलेस स्टडी। चलिए, इसके अलावा सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, बाकी आप हमें हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये काम आपको कर लेना है, और वीडियो कैसी लगी है वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।